प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि तिरंगा सीरीज में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या हमारा पैटर्न है, क्या हमारा सिलेबस है और कितना टास्क रखा गया है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं पहला चैप्टर 9th का जो एनसीईआरटी का है, उसका नाम है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल। तो जो भी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं और एकदम टू द पॉइंट बेस से शुरू करते हैं, टॉप तक चलेंगे और हर एक डिटेल को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपके बेस 9th के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पहले ये समझना है कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। उसका नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। अगर हिंदी में बात करें तो लिखा गया इसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी को कहा गया है सेल। चैप्टर में हमारा ये चैप्टर है। अगर हिंदी में कहें तो जीवन की मौलिक इकाई, यानी जो हमारे मौलिक इकाई है जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जिससे हमारे जीवन का निर्माण होता है, वही हमारी जो मेन चीज है उसका नाम क्या है, सेल है। और हिंदी में इसको क्या कह देते हैं, कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके इतिहास पे अगर हम एक नजर डालें कि कोशिका कैसे कैसे आया, तो उसके पहले थोड़ी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी जीव में, अगर हम पूरे जीव जगत को बांटें तो जीव जगत को हम इस तरह से बांट सकते हैं। जीव जगत को थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए कि एक को हम लोग कह सकते हैं अकोशिकीय प्राणी और या ऑर्गेनिज्म, या दूसरे कह सकते हैं कोशिकीय ऑर्गेनिज्म। अगर हम थोड़ी सी डिटेल की तरफ चलें, कोशिकीय प्राणी, तो अगर हम अकोशिकीय की बात करते हैं तो इसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसकी अगर बात करें तो इसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसे कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक्चुअली में इसमें हमें कई पढ़ने हैं, लेकिन मेन जो हम लोग जानते हैं 9th में जिसके बारे में जानते हैं, 9th में जिसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो जल्दी से बता देंगे आप। इसके अंदर आ जाता है वायरस में आप देखते हैं कि वायरस में जो है ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यही कारण होता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है। यह जैसे ही सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आता है, जैसे ही सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आएगा, ये सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है, और जैसे ही सजीव कोशिकाओं के बाहर जाता है, निर्जीव जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, निर्जीव जैसा, नॉन लिविंग जैसा व्यवहार करने लगता है, और जब ये सजीव कोशिकाओं के अंदर रहता है तो लिविंग जैसा व्यवहार करने लगता है। वायरस मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो आगे चैप्टर के अंत में हिस्सा है, हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। वायरस मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, या डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। कह रहा है जो वायरस होते हैं या तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, या तो डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। अब वायरस में या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, एक ही पाया जाता है, या तो आरएनए या तो डीएनए। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन्हें हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पहले से। एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरे की अगर बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किसकी बात करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में भी, इंग्लिश, अगर हिंदी की एनसीईआरटी बुक देखेंगे दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट लिखा गया। अगर इसकी मीनिंग पे जाएं तो इसे असीम केंद्र की कहते हैं,
और इसकी अगर बात करते हैं तो इसे ससीम केंद्रकी कहते हैं, लेकिन हिंदी में भी अब ससीम केंद्रकी कहते हैं, हिंदी में भी इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट लिखा जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, इसके नाम में ये प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी ऐसे जीव जिसमें प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स होता है, कैरियन मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस रखे हो, यानी सरल प्रकार का न्यूक्लियस हो, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इस यू मीन्स होता है गुड, यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स होता है गुड, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बहुत सारे कोशिकांगकों को एक साथ समाहित रखते हैं और सब मिल करके मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और मिल करके एक जीव कोशिका का निर्माण करते हैं। अब ये हमारे जीव का एक समूह है और इसी समूह के अंतर्गत हमें एक एक करके चीजों को डिस्कस करना है। अब बात यह है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या जो कोशिकाएं हैं, इसकी इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, फिर डिस्कवरी इत्यादि के बारे में आते हैं। वहां पे पहले इतिहास समझते हैं। हुआ क्या? इतिहास कुछ इस प्रकार से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, वैसे सरल चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इतिहास की तरफ थोड़ा सा नजर डालें। और इतिहास शुरू होता है कहां से इसका? तो इतिहास शुरू होता है, बहुत पुरानी कहानी नहीं है, नई कहानी है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, अंग्रेजों के आने के बाद ही की कहानी है। ठीक, तो कहानी शुरू होती है 1665 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक नाम है, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक है। और ये भाई साहब क्या काम किए? एक माइक्रोस्कोप बनाए, और यह माइक्रोस्कोप बना करके एक लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी थी, कार्क कहा जाता है, उसमें इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ हिस्सा दिखाई पड़ा। जो हिस्सा कुछ इस प्रकार से था कि ये हिस्सा कुछ दिखाई पड़ा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा इनको कुछ दिखाई पड़ा। जब इन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई पड़ा तो इन्होंने अपनी भाषा में इसे क्या कह दिया? सेलुला कह दिया, सेलुला कह दिया। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से रखा जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा दूसरे देश में पैदा हो तो उसका उसके हिसाब से रखा जाता है। तो जब कोई चीज हम खोजेंगे तो हम उसे अपनी भाषा में कहेंगे। तो इन्होंने लैटिन में इसको क्या कह दिया? इनकी भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी, और इन्होंने सेलुला कह दिया। इसकी इंग्लिश अगर मीनिंग की बात करें तो इसका नाम होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम, यानी हिंदी में अगर कहें तो छोटा कमरा। इसका नाम क्या है? छोटा कमरा। इन्होंने कहा कि सेलुला जो है, और उस सेलुला से इन्होंने छोटे छोटे कमरे जो है कहे। ये इसको देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। क्या हो? मधुमक्खी का छत्ता हो, ऐसी कुछ संरचना इनको दिखाई पड़ी। और जब इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा था तो इन्होंने इसको जो है मधुमक्खी के छत्ते को सेलुला नाम से इंडिकेट कर दिया। अब इनके करने के बाद, अब एक्चुअली में एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो लकड़ी होती है, ये लकड़ी मृत लकड़ी थी। कार्क कैसा था? मृत लकड़ी थी। और मृत लकड़ी में अगर लकड़ी सूख गई है तो उसमें क्या सजीव कोशिका दिखाई पड़ेगी? अगर लकड़ी सूखी है, मर चुकी है, तो क्या उसमें सजीव कोशिका मिलेगी? जायज सी बात है कि उसका प्रोटोप्लाज्म सूख गया होगा, उसमें जीवित कोशिका नहीं मिलेगी, उसमें वृद्धि करने की क्षमता नहीं है, उसमें शोषण करने की क्षमता नहीं है, वह कोशिका मृत है। तो हमें मृत कोशिका मिली। इसमें कौन सी कोशिका मिली? मृत कोशिका मिली। और ये जो मृत कोशिका थी, तो अब इस मृत कोशिका में आप देखिए, ना तो इसका साइटोप्लाज्म दिखेगा, ना उसके कोशिकांगक दिखेंगे, ना केंद्रक दिखेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक्चुअली में इन्होंने क्या खोजा था? कोशिका की आवृत्ति, यानी कोशिका झिल्ली को खोजा था। अगर सच्चाई की बात की जाए तो इन्होंने कोशिका भित्ति को खोजा था, या कोशिका झिल्ली को खोजा था, ये कह सकते हैं कोशिका भित्ति को खोजा था। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन तो दिखेगी नहीं, क्योंकि प्लांट सेल है, सेल वॉल उसके ऊपर मोटी हो जाती तो सेल वॉल ही दिखेगी, यानी कोशिका भित्ति दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक जर्नी स्टार्ट हुई,
और जब जर्नी स्टार्ट हुई, बातें शुरू हुई, लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हुई, तो इस चर्चा में पता चला कि इन्होंने अपनी इस घटना चीज में बताया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, और इसी पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया कि भाई जीव जो होता है वो कोशिका से बना हुआ है और ये छोटी छोटी इकाई जो है इसका नाम सेलुला है। इन्होंने अपनी बात कह दी। अब इनके बात कहने के बाद बात खत्म नहीं होती है। देखिए, विज्ञान जब जर्नी स्टार्ट होती है तो विज्ञान में एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, उस कहानियों में जुड़ती चली जाती हैं। और होता क्या है कि हम अगर बड़े से किसी स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं तो उसके अंदर और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे स्ट्रक्चर ढूंढते चले जाते हैं। सपोज करिए, मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए जब ट्रेन बन गई या बस बन गई, ट्रक बन गई, कार बन गई, तो क्या कार बनने के बाद कार में मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है? मोबाइल बन गई, क्या इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है? आ रहा है। मॉडिफिकेशन आने का मतलब उसके जो फेज हैं, जो चीजें हैं, उसमें हम और चीजें बदलेंगे और अपडेट करेंगे और अच्छे फीचर्स लाएंगे और अच्छी क्वालिटी लाएंगे और अच्छी चीजों को ऐड करेंगे। सेम काम विज्ञान में भी है। जब कोई डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड और भी डिस्कवरियां स्टार्ट होती हैं। तो हुआ क्या कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी बढ़ी, और कहानी बढ़ करके कहां पहुंचती है? कहानी बढ़ करके पहुंचती है 1674 में, और एक व्यक्ति मिल जाते हैं। इनका नाम है क्या? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? तो इनका नाम है एंटोन वॉन और ल्यूवेनहॉक। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के पास जाती है, और एंटोनी वॉन जो है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये भाई साहब ने क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने लिविंग सेल को खोज लिया। किसको ढूंढा? लिविंग सेल को ढूंढ लिया, यानी जीवित कोशिका को ढूंढ लिया। अब बताइए, जीवित कोशिका मुख्य रूप से किसमें ढूंढी जाएगी? एक कोशिकीय प्राणी ही होंगे। किसमें ढूंढेंगे? एक कोशिकीय प्राणी में इन्होंने ढूंढ लिया। अब जो एक कोशिकीय प्राणी में इन्होंने ढूंढा, वह एक कोशिकीय प्राणी क्या था? स्पर्म था। एक कोशिकीय प्राणी को ढूंढे, स्पर्म को ढूंढे, ठीक है। इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को ढूंढा, बैक्टीरिया को ढूंढा जो दांत के खुरचे हुए मैल में दिखाई पड़ रही थी, और इस प्रकार से इन्होंने कई प्रकार के प्राणियों की डिस्कवरी की जो कि तालाब में पाए जाते थे कोशिकीय जीव। कुछ स्पर्म को देखा और कुछ बैक्टीरिया को ढूंढा। चूंकि ये बैक्टीरिया को ढूंढे थे, इसलिए इन्हें क्या कह दिया गया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कह दिया गया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये जीवाणु विज्ञान के पिता हो गए। क्या हो गए? जीवाणु विज्ञान के पिता हो गए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हो गए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये बैक्टीरिया की डिस्कवरी किए हुए थे। अब बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने के कारण इनका नाम हो गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको लुई पास्चर का भी नाम आएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में। उन्हें मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने, लुई पास्चर ने क्या ढूंढा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लुईस पास्चर ने किस पे काम किया था और क्या ढूंढा था। ऑप्शन में आपको ये दे दूं, रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस या सर्कुलेशन। उन्होंने क्या ढूंढा था? तो आप जरूर बताइएगा कि लुई पास्चर के द्वारा क्या ढूंढा गया, और इन्हें बैक्टीरिया का, मॉडर्न बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया विज्ञान के पिता कहे जाते हैं लुई पास्चर। तो उसके बारे में बताना है। ये दो डिस्कवरी पूरी हुई, उसके बाद कुछ थोड़ा सा रिसेशन आया और कुछ दिनों तक इसमें कुछ विशेष कार्य देखने को नहीं मिले। अब जो हमारे किताबों में दिया गया है, अब अपने हम एनसीईआरटी पे आते हैं और एक नजर डालते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे हुआ क्या कि इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद हमें डायरेक्ट न्यूक्लियस की चर्चा की गई। रॉबर्ट ब्राउन का एक ग्राफ आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एक ग्राफ दिया गया है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस ग्राफ में देखिए, तो आप देखेंगे तो वहां पे फिर डायरेक्ट सेल थ्योरी की बात की गई है, और उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की गई। तो मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेता हूं, फिर डिटेल में मैं उसके बारे में कभी आपके साथ चर्चा करूंगा। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का हम भरोसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नई टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। क्या नाम है? कोशिका सिद्धांत। हुआ क्या? 1831 ईस्वी में
1831 जो आपके ग्राफ में लिखा गया, मैं वही पढ़ रहा हूं। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। किसकी खोज कर दी? न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की खोज कर दी। और जब केंद्रक की खोज हो गई तो एक्चुअली यहीं से डिवाइड हुआ दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो जीव डिवाइड हुए, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी। हुआ क्या? एक घटना और पढ़ते हैं। 1838 ईस्वी में स्लाइडेन, क्या नाम है? स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने कहा कि सभी पादप, स्लाइडेन ने क्या कहा? सभी पादप किसके बने हैं? स्लाइडेन ने कहा सभी पादप या तो कोशिका के बने हैं, या तो कोशिका के बने हैं, या कोशिका के उत्पाद के बने हैं। किसके बने हैं? कोशिका के उत्पाद के बने। यानी all cell are formed by all plants are made up of cell or cell product। या तो कोशिका के बने हैं या तो कोशिका के उत्पाद के बने। 1839 में क्या हुआ कि एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम स्वान है। क्या नाम है? स्वान ने कहा कि सभी जंतु या तो कोशिका के बने हैं, या कोशिका के बने हैं, या तो कोशिका के उत्पाद के, या तो कोशिका के उत्पाद के बने हैं, उत्पाद के बने हैं। इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ? इन दोनों लोगों से पूछा गया भैया ये बता दो कि नई कोशिका का विकास कैसे हुआ, या जो नई कोशिका बन रही है इसके बारे में बता दीजिए। तो हुआ क्या कि दोनों लोग इस बात का उत्तर नहीं दे पाए कि हाउ टू न्यू सेल आर फॉर्म, नई कोशिका का विकास कैसे होता है, नई कोशिका का विकास कैसे होता है, इसका उत्तर देने में असमर्थ हो गए। कौन? ये असमर्थ हो गए इन दोनों लोग। नई कोशिका का विकास कैसे होता है इसका उत्तर ये लोग दे नहीं पाए। कौन नहीं दे पाए? स्लाइडेन और स्वान। फिर क्या हुआ कि 1855 ईस्वी में 1855 में 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं, रुडोल्फ विर्चो, विर्चो ने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने सभी जीव, यानी चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी जीव किसके बने हैं? कहें कि सभी जीव या तो कोशिका के बने हैं, सभी जीव या तो कोशिका के बने हैं, या कोशिका के प्रोडक्ट के बने हैं। और जो पुराने जीव, नई कोशिका का विकास, इन्होंने कहा नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिका से होता है। किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिका से ही होता है, अर्थात कोशिका में विभाजन पाया जाता है। इसी को दूसरी भाषा में कहें, अर्थात कोशिका में विभाजन पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में विभाजन पाया जाता है। हो गया। अब इनसे पूछा गया कि पहली कोशिका कैसे बनी?
जब इनसे पूछा गया फर्स्ट सेल हाउ टू फर्स्ट सेल फॉर्म, तो इसका आंसर इन तीनों लोगों के पास नहीं था। पहली कोशिका का विकास कैसे हुआ, इसका आंसर इनके पास नहीं था। मैं कभी खाली रहूंगा, चर्चा करूंगा प्रथम कोशिका कैसे बनी थी, कोएसर वेट के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, खास करके क्लास 12 में इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। ठीक, तो इन्होंने इस आंसर नहीं दिया, लेकिन इन तीनों लोगों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दे दिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। नई कोशिका का विकास पहले से स्थित पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो इतनी चीजें हमारे उस पैराग्राफ में लिखी गई जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आगे की टॉपिक फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।